हेलो दोस्तों, एडिटोरियल डिस्कशन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। डेट आज की 15 जुलाई 2025। देख लेते हैं आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल रहेगा हमारे जो ओपन इकोसिस्टम है, जैसे कि डेजर्ट हो गए, सवाना ग्रासलैंड्स हो गए, इनको हम बहुत ही गलत परसेप्शन के साथ कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में इन इकोसिस्टम्स को कैसे प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, उस पर ध्यान देंगे। दूसरा आर्टिकल रहेगा इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया यूरोप वॉकिंग इन स्टेप। आज के टाइम पर यूएस और चाइना दोनों ने एक तरीके से बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की पूरी कोशिश कर रखी है। ठीक है, तो ऐसे में इंडिया और यूरोप एक कन्वर्जिंग पॉइंट पे एक दूसरे के साथ खड़े मिल रहे हैं और दोनों चाहते हैं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट होना चाहिए, जिससे कि मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस को भी रिवाइवल मिले और दो की ना चले। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। और तीसरा है डिजिटल जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है, उससे संबंधित रूल्स है ना, वो जल्दी ही गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफाई किए जा सकते हैं। तो ऐसे में जो चैलेंजेस हैं उनको कैसे टैकल किया जा सकता है रूल्स के थ्रू, समझेंगे। तो तीन आर्टिकल्स हैं हमारे पास में। पहला आर्टिकल देखते हैं, वाई मस्ट इंडिया रिकॉग्नाइज इट्स ओपन इकोसिस्टम। जीएस पेपर 3 के इस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। बात कुछ ऐसी है, देखो डेजर्ट्स को जब भी हम देखते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज आती है कि यार ये तो वो एरिया है जहां पर नेचर ने आंखें मूंद रखी हैं, या फिर ये कहते हैं कि एक ऐसा इकोसिस्टम जो कि वेस्टलैंड, बैरन लैंड, बिल्कुल बंजर हो चुका है, हमें उसको रिवाइवल देने के लिए कुछ एफर्ट्स करने की जरूरत है। इसके लिए बहुत से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, चाहे फिर वो अफ्रीका की बात करें या फिर हम हमारे इंडिया की बात करें। ग्रीन वॉल का जो प्रोजेक्ट है, आपकी जो कैसे ग्रीन वॉल तो चलो ठीक है, प्रोजेक्ट एक्सपेंशन को रोकने से संबंधित है। बाकी डेजर्ट में जो प्लांटेशन का प्रोजेक्ट है, जैसे आपने चाइना का एक वीडियो देखा होगा कि चाइना में जो गोबी डेजर्ट है, उस रीजन में वो लगातार उस डेजर्ट को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, फॉरेस्ट एरिया में प्लांटेशन कर रहे हैं। वो तो उसको लेकर के हमारे मन में आती है यार हम क्यों नहीं करते। तो ऐसे में जो ग्रैंड एम्बिशन लेकर के चल रहे हैं कि ग्रीन डेजर्ट हम बनाना चाहते हैं, चाहे फिर वो एफोरेस्टेशन बेसिस पे हो, चाहे इरिगेशन के बेसिस पे हो, या फिर क्लाइमेट इंजीनियरिंग, जिसको जियो इंजीनियरिंग भी बोल देते हैं, जिसमें हम ये चाहते हैं कि भाई कैसे भी करके क्लाइमेट का जो असर पड़ रहा है एक डेजर्टिक इकोसिस्टम में, उसको हम थोड़ा सा डाइल्यूट करते हुए और फिर बाद में वहां पर फॉरेस्ट डेवलप कर दें। तो ये आइडिया बोले बिल्कुल ही एक गलत परसेप्शन के आधार पर चल रहा है। एक तो क्या है कि लैंड डिग्रेडेशन एक वर्ड होता है और एक डेजर्ट एक वर्ड होता है। डेजर्ट एक तरीके का इकोसिस्टम है जो कि एक लंबे प्रोसेस, लंबे टाइम के साथ में डेवलप हुआ है कहीं पे, जबकि लैंड डिग्रेडेशन का मतलब ये हो गया कि हाल ही में कुछ सालों पहले वो जमीन बड़ी अच्छी थी, कुछ सालों का मतलब कुछ सेंचुरी मान लो, वो जमीन बड़ी अच्छी थी, पर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के चलते उसको हमने बिगाड़ दिया, अब वो जमीन काम की नहीं रही। तो ऐसे में एक तो डेजर्टिफिकेशन का मतलब, डेजर्टिफिकेशन और एक डेजर्ट, इनका जो सेंस है ना उसको हमें थोड़ा समझना होगा। वैसे देखा जाए तो 17 जून को हर साल वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट के तौर पे हम ऑब्जर्व करते हैं। तो राइटर्स इस पर्टिकुलर टाइटल को लेकर के ही अपनी बात कहना चाहते हैं कि डेजर्टिफिकेशन या डेजर्ट को रोकने की बजाय लैंड डिग्रेडेशन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। वो क्यों, अब आप समझो। देखो सच बात तो ये है कि डेजर्ट्स जो हैं वो खुद अपने आप में बहुत लंबे समय से इवॉल्व हुए एक तरीके के बायोम है, जहां पर आपको यूनिक क्वालिटी के पेड़ मिलते हैं, वहां पर लाइफ देखने को मिलती है। और कई तो सिविलाइजेशंस, फॉर एग्जांपल मेसोपोटामिया, इजिप्ट, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वर्ल्ड की बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन इन डेजर्ट इकोसिस्टम के आसपास में ही डेवलप हुई है। तो आप इनको बिल्कुल ही एक गलत तरीके से देखोगे कि भाई डेजर्ट तो होने ही नहीं चाहिए, तो ये अपने आप में नेचर के साथ में हम एक और खिलवाड़ कर बैठेंगे। ठीक है, आज अर्थ का जितना सरफेस एरिया है, कौन सा टेरेस्ट्रियल सरफेस की हम बात करें, जमीनी जो सरफेस है, उसका 1/3 डेजर्ट्स ऑक्यूपाई करते हैं। वहां पर प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमन कल्चर वहां की जरूरतों के हिसाब से इवॉल्व हो रखी है, डेवलप हो रखी है। अब यहां पर किसी भी तरीके का डिस्रप्शन अगर होगा तो तीनों तरीके से डेंट आने का पूरा स्कोप हमें दिखाई पड़ रहा है। अब यहां पर जरूरत क्या है कि जो हिस्टोरियंस ने अभी तक डेजर्ट की जो इकोसिस्टम को एक तरीके से कहते ना कि बहुत ही गलत तरीके से पोर्ट्रे किया है, वो चीज हमें समझनी होगी। क्या आप यहां पर देखो तो डेजर्ट को हमने गलत कंसीडर किया, मान लो आज के टाइम पे हम मान रहे हैं यार डेजर्ट तो होना ही नहीं चाहिए, मिट्टी मिट्टी होती है, बट पॉइंट, या फिर हम कहें कि यार इनको तो हम रिकवर करना चाहते हैं, यहां पर तो प्लांटेशन करना चाहिए, खेती होनी चाहिए डेजर्ट वाले एरिया में, तो वहां पर केवल और केवल आप इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि उस इकोसिस्टम में
कितनी लाइफ है उसको भी तो हमें समझना होगा। आज अगर देखें तो लोगों ने अपने सर्वाइवल के लिए अगर कुछ टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन किए हैं, इरिगेशन मेथड्स अपने लेवल पे डेवलप किए हैं, तो वो इसीलिए तो किए ना क्योंकि वहां पर डेजर्ट था। पर वो सर्वाइवल के लिए किया जाए तब तक तो ठीक है, बट आप उस इकोसिस्टम को ही पूरा एकदम खत्म करने पे आ जाओ कि नहीं यहां तो फॉरेस्ट होना चाहिए, वो चीजें फिर बाद में ओवरऑल नेचर के लिए ठीक नहीं है। अगर हम हमारी रिलेशनशिप की बात करें इन ओपन इकोसिस्टम्स के साथ में, डेजर्ट हो, सवाना, ग्रासलैंड्स हो, तो इस पे भी हमारा भी देखो एक कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिलता है। कैसे कि हम कुछ ऐसे इरेशनल कमिटमेंट्स लेकर के चल रहे हैं कि हाँ भाई कहीं पर भी हम डेजर्ट की जगह हम फॉरेस्ट डेवलप कर दें, तो ये एक यूटोपिया, दैट मीन्स एक इमेजिन्ड वर्ल्ड के अलावा और कुछ आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक है, आज ग्रासलैंड्स हमारे देश में है, सवाना भी है, इसके अलावा स्क्रबलैंड, छोटी मोटी झाड़ियां और इनसे संबंधित हमारा इकोसिस्टम राजस्थान, गुजरात, इधर देख सकते हैं आप आराम से। ओपन वुडलैंड्स भी देखने को, मतलब जंगल है पर बहुत कम पेड़ पौधे हैं। बट पॉइंट इज कि ये जो इकोसिस्टम है ये कितना ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हमारे सर्वाइवल के लिए। आप सोचो कितनी ज्यादा कम्युनिटीज इन डेजर्ट इकोसिस्टम्स पे डिपेंड करती हैं, कितनी पेस्टोरल कम्युनिटीज है जो अपने जानवरों को चरा करके लेकर के आती है सीजनल मैनर में, वो डिपेंडेंट है। उनका कितना खतरा हो जाएगा अगर हमने इस इकोसिस्टम को चेंज करने की कोशिश की, इसकी टेंडेंसी को चेंज करने की कोशिश की, जो कि मोर और लेस हमने कई लंबे समय से इग्नोर कर रखा है। ठीक है, आज ऑफिशियल मैप्स के आधार पर देखें तो मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स ये जो इकोसिस्टम है, कौन सा डेजर्ट इकोसिस्टम, इसमें लाखों हेक्टेयर जमीन को हमने ये डिक्लेयर कर रखा है ये तो वेस्टलैंड है। आपने यहीं पर परसेप्शन को बिगाड़ना शुरू कर दिया। वेस्टलैंड का मतलब एक ऐसी जमीन जो कि खराब हो गई या फिर खराब कंसीडर की जा रही है और इसको अभी हमें इंप्रूव करना है। अरे भाई डेजर्ट इकोसिस्टम तो ऑलरेडी अपने आप में एक स्टेबल इकोसिस्टम है, उसको आप क्या रिवाइवल दोगे? उसको तो जो है उसको आप में रहने दो, मेंटेन रहने दो। हाँ, उसका एक्सपेंशन जो हो रहा है उसको हमें फिर भी रोकने की जरूरत है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो अप्रोच हम डेजर्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लेके चलनी चाहिए, उल्टा हम उसके इकोसिस्टम की टेंडेंसी को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि ट्री प्लांटेशन के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। अब ट्री प्लांटेशन में खेल क्या हो रहा है वो सोचो आप, कि जो कंपनियां डेजर्ट एरिया के अंदर प्लांट्स, पेड़ पौधे लगा करके और उसको फॉरेस्ट एरिया में कन्वर्ट करने की बात करती हैं, वो एक्चुअल में अपना खुद का एक ग्रीन वॉशिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको अप्लाई कर रही है। कैसे जी? कि हमारा जो प्रोडक्ट है या हमारी जो कंपनी है वो देखो कितना इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करने के लिए, पेड़ पौधे लगाने के लिए काम कर रही है। जबकि अगर डेजर्ट इकोसिस्टम को आप इस तरीके से प्लांटेशन के बेसिस पर डिस्टर्ब करोगे तो आप मान के चलो कि एक एंशिएंट जो इकोसिस्टम डेवलप हुआ है एवोल्यूशनरी प्रोसेस के थ्रू, आप उसको खत्म कर रहे हो। जहां पर आपको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, कारकिल, इंडियन वोल्फ जैसे एक यूनिक स्पीसीज का प्रेजेंस दिखता है, ग्रासलैंड, सवाना, ये आपको दिखते हैं। आप यहां पर पेड़ पौधे लगा करके ट्रांसफॉर्मेशन के नाम पर कितना ज्यादा एक तरीके से प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर दोगे। फिर बात आती है कि डेजर्ट्स की बात आए तो कहा जाता है कि यार यहां पर हम पेड़ पौधे लगाएंगे तो कार्बन कैप्चर का काम हो जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है एटमॉस्फेयर में एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से, मानव जनित क्रियाओं की वजह से। तो यहां पर राइटर्स बोल रहे हैं कि डेजर्ट्स की डीप सॉइल में जाकर के एक बार चेक करो कितना कार्बन कैप्चर इन्होंने कर रखा है। और ये बात भी है, यहां से कोयला, पेट्रोलियम और जो सॉइल है वो भी तो कार्बन सीक्वेस्टर करके रखती है। तो ये चीजें फिर आप अलग तरीके से परोस करके इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करने का काम कर रहे हो, और वो भी केवल और केवल वेस्टर्न माइंडसेट के चलते। ठीक है, फिर आ जाओ कम्युनिटीज की बात करें। मिलियंस ऑफ पेस्टोरल, चाहे फिर वो डांगड़ हो, रेबारी हो, कुरूबा हो, ये सारे डिपेंड करते हैं अपने जानवरों के लिए। आप सोचो वहां पर फॉरेस्ट एरिया डेवलप कर दिया तो इकोलॉजी नहीं, आपने लाइवलीहुड, मोबिलिटी और जो लोकल नॉलेज है उनको भी कॉम्प्रोमाइज करने का काम कर दिया कि नहीं? ये चीजें हमें देखनी होगी, है ना। बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम हेल्थ को अगर हमें मेंटेन करना है तो जो चीजें हैं उनको हम मिनिमम डिस्टर्ब करें, और जिनको डिस्टर्ब कर दिया अगर उनके रिवाइवल की बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहां पर हमें इनकी इस इकोसिस्टम के प्रोटेक्शन के लिए काम करने की जरूरत है। ठीक है, डेजर्ट को फॉरेस्ट में कन्वर्ट करने की बजाय अगर आप वहां पर सिचुएशन को देखते हुए लो टेक एफर्ट्स लगाओ, जैसे कि वाटर हार्वेस्टिंग कर लो, रैशनल ग्रेजिंग को प्रमोट करो कि भाई ज्यादा मत चराओ, ज्यादा चराने से ज्यादा प्रॉब्लम होती है इकोसिस्टम में, जो वहां की नेचुरल ग्रोथ है उसको स्कोप दिया जाए कि हाँ भाई यहां पर लाइफ बिना किसी डिस्टर्बेंस के कंटिन्यू करे। अगर ये चीजें की जाएं
तब तो माना भी जाए कि हाँ इकोसिस्टम को आप प्रोटेक्ट कर रहे हो। आप वहां पर ग्रीन प्लांट लगा करके पूरे इकोसिस्टम की टेंडेंसी को बदल दोगे तो वो चीज फिर बाद में लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि डेजर्ट्स क्या आप रोल देखो, आज अगर आपके घर पे आसपास में बारिश हो रही है मॉनसून सीजन में, तो उसका सिंपल सा लॉजिक है कि थार डेजर्ट तपा है भाई, मई अप्रैल मई जून में जो गर्मी पड़ी है उसका नतीजा है। अगर यहां पर फॉरेस्ट इकोसिस्टम डेवलप कर दिया, क्या होगा, प्रॉब्लम आएगी कि नहीं। ये चीजें चाइना को करने दो, चाइना अपने लेवल पे एक्सपेरिमेंट करेगा, खुद भुगतेगा, बट एटलीस्ट हमें तो समझने की जरूरत है ना। तो एक केयरफुल रिस्टोरेशन पे काम करना होगा कि जो लोकल वेजिटेशन जैसे कैक्टस होते हैं, थॉर्नी प्लांट्स हैं, उनको आप ग्रो होने दो, सॉइल को कंजर्व करने की कोशिश करें हम, है ना। लोकल जो नॉलेज है कि डेजर्ट इकोसिस्टम में कैसे सर्वाइव किया जा सकता है, क्या बेनिफिट्स हैं, उनको वहीं पर वैसे ही ग्रो करने दो। क्यों अपनी तरफ से ज्यादा इंटरवेंशन इस तरीके से किए जाए कि एक इकोसिस्टम में डिस्टर्ब हो जाए। हाँ, जो जमीन खराब हो गई, लैंड डिग्रेड हो गई ना, उसको हमें फिर भी रिवाइवल देने की जरूरत है। तो डाइवर्सिटी, कार्बन स्टोरेज, सॉइल कार्बन स्टोरेज, पेस्टोरलिस्ट लैंड यूज, ये सारी चीजें डेजर्ट इकोसिस्टम का एक यूनिक पार्ट है भाई। इनको डिस्टर्ब ना करे तो ठीक है। वहां का अपना खुद का फूड वेब है, सीजनल रिदम्स चलती हैं, कौन कहां पर क्या एक्टिविटी करेगा सीजन के अकॉर्डिंग, कल्चरल कंटिन्यूटीज हैं। क्यों हम इन चीजों को मोनोकल्चर, एक सिंगल टाइप प्लांट लगा करके डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं, खेती के नाम पर कुछ और प्रॉब्लम क्रिएट करें। तो राइटर्स बोलना चाह रहे हैं कि ये जो 17 जून का दिन होता है ना, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, इसका नाम होना चाहिए वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट लैंड डिग्रेडेशन, जिसको हमने जमीन को खुद ने बिगाड़ दिया। जो ऑलरेडी डेजर्ट है वो तो इकोसिस्टम है, बहुत लंबे समय से डेवलप हुआ है और उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी है हमारे सर्वाइवल में। तो ये चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट है द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया एंड यूरोप वॉकिंग इन स्टेप। जीएस पेपर 2 के आईआर के इस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। शशि थरूर जी ने अपने ओपिनियन दिए। देखो जी, वर्ल्ड जो है लगातार डिसऑर्डर और डाइवर्जेंस के हत्थे चढ़ता जा रहा है, जिसमें मेन जो राइवलरी आ रही है वो है यूएस और चाइना की। दूसरी तरफ कुछ ऐसे पावर सेंटर्स हैं जैसे कि इंडिया और यूरोप, ये चाहते हैं कि देखो कैसे भी करके एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट होना चाहिए, ना कि बाइपोलर या यूनिपोलर। तो यहां पर क्या है कि दोनों एरियाज में, इंडिया और यूरोप के बीच में एक तो देखो सिविलाइजेशनल टाइज है, दोनों पुरानी एंशिएंट सिविलाइजेशंस है। नंबर 2, हम हिस्टोरिकली एक दूसरे पे कनेक्टेड रहे हैं, चाहे फिर वो एक गलत पर्सपेक्टिव में हम ले सकते हैं या एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव में हम सोचते हैं कि यूरोपियंस ने हमारे ऊपर रूल किया और हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया, बट वो एक हिस्ट्री का पार्ट है, इसको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो ऐसे में पास्ट में जो हुआ उससे लर्निंग लेते हुए फ्यूचर और प्रेजेंट की एंगेजमेंट्स को तो हम पर्पसफुल बना सकते हैं ना, कि कैसे हम एक दूसरे की रिक्वायरमेंट को एक तरीके से कहते ना कि एक्नॉलेज कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमारी जरूरतें अगर यूरोप से आकर के पूरी हो सकती तो यूरोप के साथ एंगेज करें, यूरोप की जरूरतें अगर इंडिया पूरी कर सकता है तो इंडिया आगे बढ़े। तो वो चीजें जो हैं दोनों तरफ से आगे बढ़ के ही पॉसिबल हो पाएगी। अब आप देखो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी G7 मीटिंग में जा रहे हैं बैक टू बैक, ठीक है, उनके द्वारा भी वेस्ट के साथ में एंगेजमेंट। वहीं पर हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी, वो भी लगातार यूरोप पे अपना एक अटेंशन पे कर रहे हैं। नो डाउट यूरोप के जो कंट्रीज हैं या फिर जो आप कह सकते हो कि वहां के जो रिप्रेजेंटेटिव जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ में बहुत हीटेड डिबेट में पार्टिसिपेट करते हुए मिलेंगे जयशंकर जी, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इंडिया यूरोप की नीड्स और यूरोप इंडिया की नीड्स को समझ रहा है कि भाई दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो काम अच्छा हो जाएगा, नहीं तो इन दोनों चाइना और यूएसए के चक्कर में हम कहीं ना कहीं साइड में लग जाएंगे। तो क्यों ना हम एक दूसरे के साथ में इकोनॉमिकली और कल्चरली एंगेज करें। आज देखा जाए तो दुनिया भर में शतरंज, देखो वैसे भी आपको पता जियोपॉलिटिक्स एक चेस बोर्ड की तरह होता है, कौन कहां पर कैसी चाल चल जाएगा इसका असर फिर बाकियों पे पड़ता है। तो वही चीज यहां पर है। तो आज के टाइम पर न्यू सॉलिडारिटीज, नए तरीके की ग्रुपिंग जिस तरीके की हो रही है, मतलब इवॉल्व हो रही है, उनमें हमें भी आगे आने की जरूरत है। आज देखो ट्रांस अटलांटिक रियल्म की बात करें तो अमेरिका ने यूरोप से मोर और लेस अपना पल्ला झाड़ना शुरू कर रखा है। वैसे देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप का टेन्योर मोर और लेस 4 साल का रहेगा, पर 4 साल अभी कोई छोटा टाइम नहीं आने वाले, अभी तो कम से कम 3.5 साल का टाइम बचा हुआ है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो अपनी तरफ से नेटो हो या कह सकते हैं कि अपने अलाइज के साथ में जो रिलेशनशिप है उसको बहुत डाउन कर रखा है। वहीं पर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को ये अपनी तरफ से कहते हैं ना कि पुतिन गलत आदमी नहीं है, जैसे यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट के दौरान ये सिचुएशन निकल के आई थी। तो इस तरीके के इक्वेशन में यहां पर यूरोप अपने आप को असहज महसूस कर रहा है कि यार इतने सालों से हमने यूएसए पे डिपेंडेंसी रखी और इस तरीके का प्रेसिडेंट आज आ गया
कल भी ऐसा कोई प्रेसिडेंट आ गया, अगर जेडी वैंस बन जाए मान लो फर्दर, तो ऐसे सिचुएशन में तो हमारे लिए तो क्राइसिस की सिचुएशन बन जाएगी। तो ऐसे में हमें आगे बढ़कर के अब लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ एंगेज करना होगा, और जियो पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट नेशनल इंटरेस्ट, ये बार बार ये आप सुनते रहते हैं, ठीक है। तो ग्लोबल गवर्नेंस में जो चीजें आ रही हैं, परिवर्तन हो रहा है, उसमें आगे आने की जरूरत है। G7 का भी रिसेंट मीटिंग हुआ, उसमें ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, इसमें एक रिफ्ट देखने को मिला, जिसमें एक सहमति की बजाय एक कंपटीशन कंटेंशन का इश्यू देखने को मिला, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ज्यादा देर रुके नहीं और निकल दिए। एक तरफ कनाडा हो, यूरोपियन कंट्रीज हो, वो तो चाहते हैं कि भाई कैसे भी करके हमारी यूनिटी मेंटेन रहे, हम आगे बढ़े, प्रोग्रेस करें। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि सारा का सारा बोझा मेरे ऊपर ही क्यों, मतलब यूएसए के ऊपर ही क्यों। तो इस वजह से इनके बीच में जो एक अंडरस्टैंडिंग गैप है वो डेवलप होता हुआ जा रहा है। अब कनाडा, यूके, जर्मनी, फ्रांस ये तो चाहते हैं कि भाई कैसे भी करके ईस्टवर्ड थोड़ा सा हमें एंगेज करना होगा। इंडो पैसिफिक रीजन में जो पावर हाउस के तौर पे चाइना इमर्ज हो रहा है, उसकी एक सिंगल पोलैरिटी वहां पर डेवलप होनी वर्ल्ड ऑर्डर के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो ऐसे में इंडिया के साथ एंगेज करना इन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनका मतलब यूरोप। अब आप खुद देखो, कनाडा की बात करें, कनाडा यूएस पर अपनी डिपेंडेंसी रिड्यूस करना चाहता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही कनाडा को क्या बोल दिया कि तुम तो 51st प्रोविंस हो हमारी, ठीक है, 51st स्टेट हो, 51वां स्टेट। इसको ये बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में, ठीक है। तो कनाडा यूरोप के साथ एंगेज कर रहा है। जस्टिन ट्रूडो के टाइम पे खालिस्तानी मामले को लेकर के इंडिया से कनाडा के रिश्ते बिगड़े, बट अभी जो नए प्राइम मिनिस्टर उनके अंडर में इंडिया के साथ में एक बार फिर से रिवाइवल देखने को मिल रहा है। फिर आ जाओ यूके, यूके ने यूरोपियन यूनियन से तो निकाल लिया था खुद को, ब्रेग्जिट कर लिया था, ब्रिटेन्स एग्जिट, ठीक है, फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, बट उससे अब वो निकल करके अब धीरे धीरे फिर से यूरोप के साथ एंगेज कर रहा है, और रही सही में अपनी रेलेवेंस बनाए रखने के लिए ईस्ट वर्ल्ड भी देख रहा है, जिसमें इंडिया एक रिलायबल पार्टनर के तौर पे इनको नजर आता है। फिर आ जाओ नेक्स्ट जर्मनी की। जर्मनी जो कि बहुत ही लंबे समय से एक कहते ना कि मिलिट्री वाली थकान सी महसूस करता हुआ आगे चल रहा है कि हाँ रे यार, वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर बहुत बर्बादी हुई थी, बहुत ज्यादा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी हमने बहुत कुछ झेला, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में एकदम ही हमें डिवाइड ही कर दिया था, तो शांति से सर्वाइव करने का एक स्कोप लेकर के जर्मनी कंटिन्यू कर रहा था। बट अब की सिचुएशन क्या आ रही है, जिस तरीके से रशिया यूक्रेन पे अटैक कर रहा है, तो जर्मनी को अपना खुद का डिफेंस इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ रहा है, अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक्सपेंड करना, जबकि जर्मन मशीनों का वो दौर, ठीक है, आज भी जर्मन मशीनों की जब बात आती है तो बोलते हैं हाँ यार, उसके बराबर तो कुछ मिलता नहीं है। तो यूरोप लगातार कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके अपने खुद के अधिकारों को खुद के हिसाब से इंश्योर कर सके। फिर आ जाओ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखो चाहे बर्लिन हो, जर्मनी हो, पोलैंड हो या ब्रसल्स हो, ये सर ब्रसल्स मतलब आप मोटा मोटा यूरोपियन यूनियन मान लो पूरा, या ठीक है वैसे तो बेल्जियम की कैपिटल है, बट पॉइंट इज ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की रिक्वायरमेंट रखते हैं, क्योंकि इन पे यूएसए का दबाव आता है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मतलब कि आप कुछ भी नेशनल इंटरेस्ट में डिसीजन लो तो कोई बाहरी दबाव ना बना सके आप पे, ठीक है। इसके लिए क्या प्लान है, यूएसए ने तो कह दिया कि भाई नेटो की फंडिंग है या नेटो की जो जिम्मेदारियां हैं वो यूएसए अब नहीं बियर करेगा, तो यूरोपियन कंट्रीज को तो आगे आना पड़ेगा ना। तो ऐसे में फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, उनके द्वारा न्यूक्लियर अम्ब्रेला की बात कही गई। इसमें क्या है कि जो भी अलाई कंट्रीज हैं फ्रांस के, पर्टिकुलरली यूरोप की तो हम बात ही कर ले, ज्यादा भी नहीं तो, उन सबको फ्रांस प्रोटेक्ट करेगा। उन मतलब आप ये मानो कि फ्रांस के पास में न्यूक्लियर वेपन है, फ्रांस अपने अलाई कंट्रीज जो कि नॉन न्यूक्लियर पावर्स हैं, जिनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, उनको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी फ्रांस ने ले ली। वहीं पर जर्मनी ने भी अपनी तरफ से कॉन्स्टिट्यूशनल रिकैलिब्रेशन पे काम किया है कि भाई हमने जो एक गिल्ट वाली जिंदगी जीनी थी बहुत जी ली, अब हमें सेल्फ डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की जरूरत है, मिलिट्री को एक्सपेंड करो। साथ ही साथ वीमर ट्राइंगल भी वहां पर एक्टिवेट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वीमर ट्राइंगल में मेजरली 3 कंट्रीज आते हैं, एक तो जर्मनी, एक फ्रांस आ गया, एक पोलैंड, तीनों मिलकर के अपनी एंगेजमेंट्स को बढ़ा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डिफेंस। तो आप सोचो कि यूरोप लगातार री इन्वेंट कर रहा है अपनी खोई हुई उस थॉट प्रोसेस को, जिसके चलते यूरोप में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आए, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड लड़े गए, जिसके चलते गिल्ट में चला गया यूरोप बहुत ज्यादा। अब एक बार फिर से यूरोप अपनी डिपेंडेंसी यूएसए से हटा करके सेल्फ रिलायंट बनना चाहता है। देखो इंडिया की एंगेजमेंट की बात भी करें तो हमने भी कोल्ड वॉर के दौरान या फिर हम कहें इंडिपेंडेंस से लेकर के लंबे समय तक हमने शांति से, विवेकपूर्णता से जिंदगी जी, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जैसे मूवमेंट्स में हमने पार्टिसिपेट किया, बट आज हम मल्टी अलाइनमेंट पर रिलाई करते हैं। आज यूएस चाइना राइवलरी के दौरान इंडिया और यूरोप
दोनों के दोनों एक ही कंडीशन से बीच गुजर रहे हैं। दोनों एस्पायर करते हैं कि भाई कैसे भी करके मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बने, क्योंकि दो पोल तैयार हो रहे हैं या हो चुके हैं, तो ऐसे में ये चाहते हैं कि हम मिडिल पावर के तौर पे अगर है ना, तो यहां पर हमें कुछ और इंपॉर्टेंट एफर्ट्स कहते हैं ना कलेक्टिवली लेने होंगे। कैसे? एक तो इंटरनेशनल लॉज को अपहेल्ड किया जाए, जो इंस्टीट्यूशन है फॉर एग्जांपल WTO है, यूएन की जो बॉडीज हैं वो, उन सब में रिफॉर्म्स ला करके उनको इंक्लूसिव बनाया जाए। इंक्लूसिव का मतलब सिंपल होगा कि जो ग्लोबल साउथ के कंट्रीज हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनका से राइज हो, जो पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वर्ल्ड ओवर, वो जो चीजें अभी तक नहीं रेप्लिकेट हो रही हैं WTO और यूएन में, वो होनी चाहिए। ठीक है, ऐसी जो भी इंस्टीट्यूशंस है। ऐसे में इंडिया यूरोपियन यूनियन एंगेजमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके दो डिफरेंट लेवल्स पे हम एनालाइज कर सकते हैं। पहला लेवल राइटर बोलना चाह रहे हैं इंस्टीट्यूशनल एंगेजमेंट। इंडिया और यूरोप लगातार अपने डायलॉग्स को एक्सपेंड कर रहे हैं, क्योंकि सीधी बात है कि एक दूसरे की कॉम्पिटेंसीज को समझेंगे, कॉम्प्लीमेंट करना, जैसे कि ट्रेड, टेक्नोलॉजी, ठीक है, सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, इन एस्पेक्ट पे दोनों साथ मिलकर काम करें। और बायलैटरली देखें तो इंडिया फ्रांस के साथ भी, जर्मनी के साथ, इटली के साथ, या नॉर्डिक कंट्रीज जिनके अंदर आपको फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे ये देखने को मिलेंगे, या यूरोपियन यूनियन, इन सबके साथ में हम स्ट्रेटेजिकली एंगेज करें। आज देखो इंडिया के पास में कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अगर डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कि हम हमारे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को राइज करना चाहते हैं। हमारे पास में स्केल है, इकोनॉमी ऑफ स्केल, मतलब कम पैसे के अंदर हमारी प्रोडक्शन अच्छी खासी हो रही है, तो वो जो चीजें हैं वो यूरोपियन यूनियन के लिए प्रॉमिसिंग हो सकती है। बस हमें हमारी एंगेजमेंट्स को बढ़ाना है, क्योंकि यूरोप अपने आप को रीआर्म करना चाह रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में हमारे लिए अच्छा काम है। फिर आ जाओ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। आज के टाइम पर यूरोपियन यूनियन का जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इंडिया में, वो बहुत आगे बढ़ रहा है। 2015 से 2022 के बीच में 70% तक का ग्रोथ है, और इसमें सबसे ज्यादा FDI जो इंडिया में आया है यूरोपियन यूनियन की तरफ से, वो आया है फ्रांस से, जो कि 2015 से 22 के बीच में जो 373% तक राइज हुआ है। आ जाइए यूरोपियन यूनियन के इंपोर्ट्स में, इंडिया से जो एक्सपोर्ट होकर के वहां जाता है, उसमें भी लगातार हम राइज देख रहे हैं। तो ऐसे में हम क्यों यहां पर जो एक डीप एंगेजमेंट कर सकते हैं उसको छोड़ रहे हैं, केवल ऊपर ऊपर की फौरी तौर पे बातें क्यों करें? ये बोले एकदम परफेक्ट टाइम है जहां पर एक प्रॉपर ट्रेड डील हो जाए, जहां पर दोनों कंट्री, दोनों एरियाज, इंडिया एंड यूरोप मिलके काम कर सकें, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, इनके एस्पेक्ट में। इसके अलावा इंडिया और यूरोप की अगर बात करें तो यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज क्या है, देखो मैं खुद पढ़ रहा हूं 2017 से कि हाँ भाई दोनों के बीच में एक BTIA ऐसे करके एग्रीमेंट है, बायलैटरल ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट समथिंग कुछ है, ठीक है। इस पे 2017 यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया था, राइट। तो इसमें आप देखो कि ये अभी तक फाइनलाइज नहीं हो रहा। तो यहां पर शशि थरूर जी कहना चाह रहे हैं कि भाई फाइनल एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आप जो करना चाहते हो उस पर नहीं जा रहे ना, चलो कोई बात नहीं, आप एक काम करो, अर्ली हार्वेस्ट अकॉर्ड तो फाइनल कर दो। अर्ली हार्वेस्ट अकॉर्ड का मतलब कि कुछ गुड्स एंड सर्विसेज के सेगमेंट्स को आप आइडेंटिफाई करो, उनके अंदर जो टैरिफ्स लग रहे हैं, उनका जो टैरिफ है उनको रिड्यूस किया जाए, लिबरलाइज किया जाए, और उनके जो फ्लो है उसको इजी किया जाए। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि दोनों रीजन्स एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन में अच्छा काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा यूरोप ने अपने यहां पर क्लाइमेट चेंज को टैकल करने से संबंधित एक कदम उठाया जिसका नाम है यूरोपियन कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। इसका मतलब सिंपल है कि यूरोप किसी भी प्रोडक्ट को अगर इंपोर्ट करेगा तो देखेगा कि वो प्रोडक्ट का जो ओरिजिन कंट्री है वहां पर क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए कितने एफर्ट किए गए हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में यहां पर शशि थरूर जी बोल रहे हैं कि ये कदम बहुत ही अच्छा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसको थोड़ा सा री इंटरप्रीट करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आज जिस क्लाइमेट चेंज को टैकल करने की बात यूरोप कर रहा है, उस क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा कल्प्रिट यूरोप ही है, क्योंकि डेवलपमेंट के नाम पर इन्होंने बहुत सारा फॉसिल फ्यूल बर्न किया है, बहुत सारा एटमॉस्फेरिक बैलेंस को डिस्टर्ब किया है। तो यहां पर लेंस ऑफ इक्विटी, समानता के नजरिए से यहां पर देखने की जरूरत है। दैट मींस कि आप क्लाइमेट को टैकल करने के लिए जो अपनी महत्वाकांक्षाएं पाल रहे हो, एंबिशंस पाल रहे हो, उनके आधार पर अगर आप अपनी बॉर्डर्स को ब्लॉक करोगे, बंद करोगे, तो ये क्लाइमेट प्रोटेक्शनिज्म हो जाएगा। फिर डोनाल्ड ट्रंप में और यूरोप में फर्क क्या रहेगा? तो ऐसे में क्या किया जाए कि आप ये देखो कि जिन कंट्रीज से आपका इंपोर्ट आ रहा है
उन कंट्रीज को कम से कम रिलैक्सेशन दो, उनको आप फंडिंग ट्रांसफर करो जिससे कि वो ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ जा सकें। साथ ही साथ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है फिर क्लाइमेट वाली, तो बोलो थोड़ी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रख करके यूरोप को आगे बढ़ने की जरूरत है यहां पर। नहीं तो क्लाइमेट का नाम लेकर के आप बॉर्डर्स बंद कर दोगे तो फिर जो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर आप चाहते हो वो होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कम से कम आज की परिस्थितियों में। तो साथ ही साथ G20 की 2023 की मीटिंग इंडिया ने आपको पता है होस्ट की थी, तो उस टाइम पर एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव आया, दैट इज इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। बोला इसको एक गजब के रिवाइवल की जरूरत है, ये ऑटोमेटिकली लॉन्ग डिस्टेंस ज्योग्राफीज को कनेक्ट करेगा, ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और इसके बिल्कुल हार्ट में आ गया आपका एनर्जी हब, तो एनर्जी रिक्वायरमेंट भी आपकी पूरी हो जाएगी। आज यूरोप के पास में कैपेबिलिटी है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, इंडिया के पास में भी बहुत कुछ है जिसमें टैलेंट है, स्किलफुल इंडिविजुअल्स हैं, और हम इस पे काम कर सकते हैं। आज इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर के जो चीजें दिमाग में चल रही है इंडिया और यूरोप के, उनमें ट्रांसपेरेंसी, सस्टेनेबिलिटी और सोवरेन स्पिरिट, ये तीनों चीजें मेंटेन रखनी जरूरी है। तो क्यों ना एक ओपन एंगेजमेंट दोनों के बीच में प्रॉपर होनी चाहिए, जिससे कि लॉन्ग टर्म प्लान आराम से बनाया जा सके, और वो भी ग्लोबल साउथ को एंगेज करते हुए। फिर आ जाओ टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट में। देखो जी, आज अगर देखें तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। जैसे हम यूपीआई आईडी का यूज करते हैं ट्रांजैक्शंस के लिए, आधार आईडी यूज हो रही है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, डिजिटल ट्रांजैक्शंस करके डायरेक्टली पैसा ट्रांसफर किया जाए, डीबीडी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये सारी। बट वहीं पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या फिर एडवांस टेक्नोलॉजीज हो, उनमें आपको देखेगा कि यूरोप बहुत आगे है। तो दोनों कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं एक दूसरे को। एआई एक्शन समिट होता है, उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जाते भी हैं, कहते हैं कि जितनी मतलब डिजिटल सेगमेंट में जितनी भी हमारी लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले होते हैं, उन सब में इनोवेशन भी लाना जरूरी है, तो वहां पर एक गवर्नेंस भी हो प्रॉपर, साथ ही साथ स्टैंडर्ड भी होनी चाहिए, तो प्रॉपर रेगुलेशन भी हो। क्योंकि आपको पता है कि कुछ चीजें अगर नहीं आती है तो उनमें अपॉर्चुनिटीज भी दिखती हैं, तो चैलेंजेस भी साथ में होते हैं। तो यूरोप के पास में डीप टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट है, उनके पास में डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, सेमीकंडक्टर में वो बहुत अच्छी कमांड रखते हैं। वहीं इंडिया सॉफ्टवेयर में, डिजिटल पब्लिक गुड्स और स्केलेबल प्लेटफॉर्म जो सस्ते में अपने प्रोडक्ट तैयार कर देते हैं, दोनों चीजें अगर मिल जाएगी तो कितनी विन विन सिचुएशन हो जाएगी। फिर आ जाओ आप क्लीन एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, बायोटेक्नोलॉजी, ओशन सस्टेनेबिलिटी, फूड सिक्योरिटी, इन पे भी साथ मिलकर फूड हेल्थ केयर पे भी काम कर सकते हैं। फिर आ जाओ यूरोप में ओल्ड एज सोसाइटीज होती चली जा रही है, तो वहां पर ह्यूमन मोबिलिटी की रिक्वायरमेंट है, और हमने प्रीवियसली डिस्कस भी किया था, एम्प्लॉयमेंट वाला जो आर्टिकल था शायद कल ही था, कि भाई हमारे यहां पर जो यूथ है उसको हम स्किल दे करके फॉरेन लैंग्वेज में सिखा करके और उन लोगों को फिर बाद में भेजें यूरोपियन कंट्रीज में, जिससे उनकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो और हमारे यहां पर बेरोजगारी का जो प्रॉब्लम हो वो भी टैकल हो। तो टैलेंटेड पूल है और हमारे पास में बेरोजगारी का भी एक बहुत बड़ा बर्डन है, क्यों ना हम इस बायलैटरल कहते हैं ना कि इस बायलैटरल इनोवेशन को हम फर्टिलाइज करें, क्यों ना हम यूटिलाइज करें, है ना। जहां पर हम क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो क्रॉस बॉर्डर टैलेंट नहीं जा सकता, तो वही चीज यहां पर अप्लाई करने की जरूरत है। फिर आ जाओ डिफेंस में। आज यूरोप खुद री आर्म 2025 के प्रोग्राम पर काम कर रहा है। जैसे हम आत्मनिर्भर भारत का काम करते हैं ना, वैसे ही यूरोप इसी पे काम कर रहा है कि हम यूएसए पे डिपेंडेंट ना रहे, पता नहीं ये देश कब पल्ला झाड़ करके सरक लेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में खुद की जरूरतें पूरा करने के लिए डेवलपमेंट करना है, तो यहां पर इंडिया यहां पर अपनी जो फैसिलिटीज है उनको यहां पर एक तरीके से शो कर सकता है कि देखो जी हम आपके साथ मिलकर के ऐसे काम कर सकते हैं, आपके पास में अगर टेक्नोलॉजी है तो हमारे पास में कैपेबिलिटी है, ऐसे मिलकर काम किया जाए, राइट। साथ ही साथ मैरीटाइम कॉपरेशन, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस कोलैबोरेशन, जॉइंट रिस्पॉन्स टू टेररिज्म, इन सारी चीजों पर मिलकर काम किया जाए। यूरोप है वो लगातार पाकिस्तान बेस्ड जो टेररिज्म चल रहा है उसको एक तो टैकल करने में साथ दे इंडिया का, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा कि इंडिया के लिए, देखो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमारे लोग अगर सुखी है ना तो सरकार हमारी एकदम कंफर्टेबल है, सीधी बात है। हम नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं, चाहे हमने रशिया से ऑयल खरीदा तो यही कह के तो खरीदा ना कि भाई हमारे लोगों पे बर्डन नहीं आना चाहिए, फिर चाहे दुश्मनी हमें कईयों से लेनी पड़ी हो। सिमिलर मैनर में अगर हमारे दोस्त टेररिज्म से प्रोटेक्ट, हमारे लोग अगर टेररिज्म से प्रोटेक्टेड रहेंगे तो ऐसे सिचुएशन में यूरोप को आगे आने की जरूरत है। ऑटोमेटिकली इंडिया आपको फेवर करना स्टार्ट कर देगा। हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम पे अगर देखें सिक्योरिटी टर्म्स में, दैट इज टेररिज्म, ठीक है। चाइना को इनको टैकल करना तो फिर बाद में लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, वो यूरोप के लिए भी बड़ा चैलेंजिंग है, तो साथ में आना वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आ जाइए इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म, इसको तो यूरोप बहुत बुरे तरीके से भुगत रहा है, आए दिन वीडियो आते रहते हैं कि क्या हाल हो रहा है यूरोप का, ठीक है।
टेक्नोलॉजिकली कॉपरेट किया जाए तो उसमें देखो पॉलिटिकल विल के साथ साथ में एक कहता ना कि कॉमन मैन की विल भी आनी चाहिए, माइंडसेट, पॉलिसीज, ये सारी साथ मिलकर काम करेंगी तब हमें आउटकम मिलेगा। यूरोप और इंडिया रूल बेस्ड ऑर्डर बनाना चाहते हैं ना दुनिया में, तो सीधी बात है जो अंडर रिप्रेजेंटेड हैं उन लोगों को आगे लाना होगा। वो जमाना गया जहां पर लिबरल यूटोपिया, मतलब एक इमेजिन्ड वर्ल्ड की बात कर रहे हैं कि सबको बराबर का अधिकार, सही मायने में देखा जाए तो वहां पर जो ताकतवर है उसी की बात चलती है। तो इस रियलिटी को मानते हुए कि जो ताकतवर है उसी की चलती है, वहां पर आप अगर यूएस और चाइना के इस पूरे खेल में एक प्रॉपर बैलेंस बनाना चाहते हो तो ग्लोबल साउथ को साथ लेकर के चलो, ठीक है। चाहे फिर वो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस की बात करें, यूएन हो, डब्ल्यूटीओ हो, कॉड हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, इन सारे एस्पेक्ट्स में दोनों एंगेज करो। साथ ही साथ जो वर्ल्ड कम्युनिटी है उसके बारे में आप सोच करके आगे बढ़ो, फिर देखो कि आप एक लीडर के तौर पे दिखाई पड़ते हो कि नहीं। देखो इंडिया इस तरफ एफर्ट कर रहा है बट साथ की जरूरत है, साथ हो जाएगा ना फिर देखो, और यूरोपियन कंट्री साथ लग जाएंगे ना तो यूरोप भी कम से कम, इसका एक बड़ा एक वो साइकोलॉजिकल फैक्टर भी आप समझिए कि यूरोप भी जो एक गिल्ट में जी रहा है कि हमने एक्सप्लॉइटेशन कर दिया, वो कर दिया, उससे वो ग्लोबल साउथ को बाहर निकालने में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा पावर परसेप्शन की अगर बात करें तो ये देखो केवल पॉलिटिकल विल के आधार पर नहीं चलने वाला है, हमें पब्लिक सेंटिमेंट, मीडिया नैरेटिव्स और पॉलिटिकल अटेंशन, तीनों एस्पेक्ट में काम करने की जरूरत है, ठीक है। हमें एक दूसरे के लिए एम्पैथी शो करनी होगी, इमेजिनेशन हमारी लॉन्ग टर्म होनी चाहिए और एफर्ट ऐसे हो कि रिलेशनशिप लंबी चले। इंडिया यूरोप का जो जिस तरीके का ट्रांजिशन हो रहा है उसको क्लोजली देखे और ऑब्जर्व करे कि यूरोप वाकई में चीजों को इंप्रूव करना चाह रहा है। खुद के लेवल पे भी मजबूरी भी आ गई भाई, अमेरिका पे इतनी ज्यादा डिपेंड कर गए कि आज प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसे में वो खुद को रिवाइव करना चाह रहे हैं, तो ऐसे में हम क्यों ना उनके साथ कोलैबोरेट करें और जो कॉमन इंटरेस्ट है उन पे काम करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। इसके लिए रिसेंट टाइम में कुछ डेवलपमेंट्स हुए भी हैं। कैसे? रायसेना डायलॉग, ये फ्रांस के मर्सिले में ऑर्गेनाइज कराया गया। यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेन ये दिल्ली की विजिट पे आती है 2025 फरवरी में, इसी साल, ठीक है। इसके अलावा इंडिया लगातार मेडिटेरेनियन सी वाले जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो और नॉर्डिक रीजन वाले कंट्रीज हैं उनके साथ में अपनी एंगेजमेंट बढ़ा रहा है। तो ये सारे कदम वो हैं जो रिसेंट टाइम में हुए हैं जो कि मोर और लेस इंडिया और यूरोप को और ज्यादा क्लोज लेकर के आते हैं। अब डिकेड जो पिछला डिकेड गया है इसने हमें सेंस ऑफ ह्यूमर सिखाया है, तो आने वाला पूरा दशक जो है वो सेंस ऑफ पर्पस के हिसाब से होना चाहिए। सीधी बात है, डोनाल्ड ट्रंप का फर्स्ट टेन्योर तो ये था कि भाई आप अपने बारे में सोचना स्टार्ट कर दो, दुनियादारी को ये बताया। और अब जो सेकंड टर्म चल रहा है वो बोल रहा है कि अब काम कर लो अपने हिसाब से, अदरवाइज यूरोप क्या यूएसए के भरोसे आप नहीं रह सकते। अब इंडिया और यूरोप दोनों मिलकर के साथ मिलकर काम करें तो बहुत बेनिफिट हो सकते हैं। स्ट्रेटेजिक कंपल्शंस भी है, इंडिया पर भी, इंडिया के सामने भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। सिमिलर मैनर में यूरोप भी चैलेंजेस अपने लेवल पे टैकल करना चाह रहा है, तो क्यों ना साथ मिलकर काम किया जाए, एक दूसरे को कहते ना कि कॉम्प्लीमेंट करते हुए, एक कन्वीनियंस ना देखते हुए कन्विक्शन पे काम किया जाए। देखो हर जगह पे सुविधाजनक एग्रीमेंट्स नहीं होते हैं, कई अब डील होती है कोई भी तो कुछ मानता है सामने वाला, कुछ मानते हो आप, तब जाके फाइनल एग्रीमेंट आता है, बीच का सा रास्ता क्लियर से एकदम फंडा है। वहां पर आप ये सोचोगे नहीं मैं जो चाहूं वही होना चाहिए, फिर नहीं होगा, ना तो यूरोप के लिए कुछ होगा ना इंडिया के लिए। तो वही चीज है, आज का टाइम है इक्विटेबल वर्ल्ड ऑर्डर बनाने के लिए। आप काम करना चाहते हो ना, साथ मिलकर काम करो, स्टेबल और इंक्लूसिव और इक्विटेबल वर्ल्ड ऑर्डर बनने में जोर नहीं आएगा। तो ये सिनेरियो है सारा, ठीक है। चलिए तीसरा आर्टिकल देख लेते हैं। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ ब्रिंग्स चेंज एंड चैलेंजेस। देखो ये एक्ट है ना, ये ऑलरेडी आया हुआ है, अब गवर्नमेंट प्लान कर रही है इससे संबंधित रूल्स लाने से। अब आप देखोगे जीएस पेपर 2 के इस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि 2023 में डीपीडीपी एक्ट आ गया था। अब क्या है आपको पता है कि एक्ट तो बनाने का काम चलो ठीक है पार्लियामेंट कर देती है, बट उसकी इंप्लीमेंटेशन से संबंधित फिर बाद में आपको रूल्स बनाने होते हैं, कानून कायदे, ठीक है। तो वो रूल्स हैं वो अब जल्दी ही नोटिफाई हो सकते हैं। तो ऐसे में हमें समझना होगा कि डिजिटल प्रोटेक्शन डेटा, डिजिटल डेटा क्या है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ, ठीक है, इसमें क्या क्या कमियां हैं जिनको इन रूल्स के थ्रू टैकल किया जा सकता है। फर्स्ट, हमें एक तो डेटा गवर्नेंस के मैकेनिज्म को समझना होगा। आपको ध्यान है जो यूजर है, फॉर एग्जांपल मैं ही हूं, तो मैंने अगर कोई वेबसाइट एक्सेस की है, किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का यूज किया है, तो वहां पर मोर और लेस जो भी इंफॉर्मेशन मेरे द्वारा शेयर की जा रही है उस इंफॉर्मेशन पे मेरी पूरी कमांड, कि भाई जब मैं चाहूं तब उस डेटा को डिलीट करवाया जा सकता है क्योंकि वो मेरा पर्सनल डेटा है, ठीक है।
इस तरीके से यहां पर एक यूजर को आप कह सकते हो डेटा प्रिंसिपल बोला जाएगा, उसको कैसे एम्पावर आपने कर दिया और इस एम्पावरमेंट के साथ साथ में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। यहां पर जरूरत है कि आप जो बिजनेस हाउसेज हैं, रेगुलेटर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं और इन तीनों स्टेक होल्डर्स के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस क्रिएट किया जाए, जिससे कि बिजनेस भी स्मूथली रन हो, इंडिविजुअल के जो अधिकार है जैसे कि राइट टू प्रिवेसी की हम बात करते हैं, पुट्टास्वामी केस के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 का पार्ट बताया, राइट टू लाइफ विद लिबर्टी का, तो ऐसे में उसकी प्रोटेक्शन भी होनी जरूरी है, पर साथ ही साथ बिजनेस भी होना चाहिए, धंधा भी नहीं रुकना चाहिए, नहीं तो फिर इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। तो इसके लिए प्रॉपर एक रेगुलेटिंग बॉडी का भी जरूरत है। अब देखो बात कुछ ऐसी है, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट इस एक्ट का मेन प्रिंसिपल पिलर है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कंसेंट, मतलब सहमति की बात। जैसे कि एक डेटा प्रिंसिपल है, मैंने बताया मैं अगर मेरा डेटा दे रहा हूं तो वो डेटा प्रिंसिपल मैं हो गया, सिमिलर मैनर में आप भी हो गए। तो जो डेटा प्रिंसिपल्स हैं जिनका डेटा वहां पर है, उनको यह अधिकार दिया हुआ है कि वो अपनी कंसेंट दें कि भाई कहां पर आपका डेटा यूज हो सकता है, और कंसेंट विड्रॉ भी कर सकते हैं कि भाई मेरा डेटा यहां पर यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस पे बोले बहुत ही माइन्यूट लेवल पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि आपने एक तो क्या है कि कंसेंट का मतलब जो है वो आपको थोड़ा समझाना पड़ेगा कॉमन मैन को कि कहां पर यूज हो सकती है, कहां पर यूज नहीं हो सकती, पता पड़े। कि एग्जाम्पल के तौर पे इसी आर्टिकल में बताया हुआ है कि आपने कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस किए, अब आप कहते हो कि ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मेरी पर्सनल आइडेंटिटी को शो करते हैं, और आप बोलते हो कि ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की डिटेल हटा दी जाए। आप बोल दो कि भाई मेरा मेरा डेटा है, हटाओ इसको। अब अगर हटा दिया जाए तो आप बताओ कि आरबीआई और या आरबीआई जैसी दूसरी इंस्टीट्यूशन है जो मॉनिटर करती है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, वो मॉनिटर नहीं कर पाएंगी, और आप टैक्स चोरी कर लोगे तो फिर बाद में तो लूप होल हो गया। सिंपल सी बात है ना। तो ये चीजें हमें बहुत सोच समझ करके करने की जरूरत है ना। तो आप कंसेंट को कैसे लगाओगे, कैसे हटाओगे, उन चीजों पर काम करना हमें जरूरी है। जैसे कि आज के टाइम पे जो फिनटेक कंपनियां हैं, ई कॉमर्स कंपनियां, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको तो बहुत बड़ा झटका लग जाएगा अगर इसी तरीके से आप डेटा को सेंटर में रखोगे, पर्सनल डेटा को, और फिर बोल दोगे कि भाई कंसेंट देनी और लेनी दोनों की दोनों डिसीजन जो है, कंसेंट देनी और कंसेंट विड्रॉ करनी, ये दोनों के दोनों डिसीजन है वो प्रिंसिपल डेटा प्रिंसिपल के पास में ही है, यूजर के पास है। तो ये डिसरप्ट कर देगी पूरे इकोसिस्टम को। और हमारी जो एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम्स है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, क्या इसके लिए तैयार है? आंसर इज नो। तो हमें बोला लेगेसी जो टेक्नोलॉजी बेसिस है उस पर भी फिर बाद में लंबा टाइम लगेगा। तो एक तो ये ग्रेजुअल चेंज होना चाहिए, तो मतलब कदम हो ग्रेजुअल, स्टेप बाय स्टेप हमें एवोल्यूशनरी प्रोसेस पे काम करने की जरूरत है। इसके अलावा यूजर फ्रेंडली कंसेंट मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो हमें यहां पर समझना होगा कि यूजर की प्रिवेसी और एक कहीं ना कहीं एक प्रॉपर रेगुलेशन, दोनों के बीच में एक बैलेंस बनना जरूरी है। जैसे कि हमारे पास में कई क्रेडिट ब्यूरोज हैं, टेलीकॉम कंपनीज हैं और यूटिलिटीज फैसिलिटीज हैं, उनको हम देते ही है ना हमारा डेटा। ठीक है, तो उस केस के अंदर अगर हमारा डेटा विड्रॉ करने की हमने बात कर दी तो रेगुलेशन प्रॉपर हो पाएगा। जैसे आरबीआई का केस मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। तो एक इंडिविजुअल के अधिकार और एक रेगुलेटरी प्रोसेस दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आया कि नहीं, प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। फिर आ जाओ, आपको एक प्रॉपर कहते हैं ना कि हार्मोनाइज करने की जरूरत है। जैसे आपके पास में रेगुलेटर्स हैं आरबीआई, सेबी, यूआईएडीआई जो आधार कार्ड इशू करती है वो एंटिटी। तो ऐसे में हमारे पास में बिजनेस हाउसेस, साथ ही साथ आपकी जो एंटिटीज हैं, जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनका, और एक यूजर, इन तीनों के बीच में एक बैलेंस बनना जरूरी हो जाता है। ठीक है, एक क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी जरूरी है, जिससे कि समय समय पर आप गाइडलाइंस को अपडेट करते रहें। जरूरत पड़े तो आप एक एडिशनल एक प्रॉपर फ्रेमवर्क और तैयार कर दो, जिससे कि जो एक कंप्लायंस का बर्डन होता है ना कि हाँ भाई आपके कानून में ये लिखा हुआ है, इस चीज को फॉलो करने की जरूरत है, तो वो कंप्लायंस बर्डन को हम रिड्यूस कर सकें। ठीक है, फिर आ जाइए, इस एक्ट के अंदर प्रोविजन है प्रिवेसी इनटू टेक्नोलॉजी। आप सीधी बात है, राइट टू प्रिवेसी के आधार पर आप एफर्ट डाल रहे हो, तो यहां पर आपको डेटा ट्रेसेबिलिटी को इंश्योर करना होगा कि डेटा कौन सा है, कहां स्टोर्ड है। दूसरा, आपको ग्रैन्युलर यूजर कंट्रोल प्रोवाइड करना होगा। सीधी बात है कि जो डेटा मैंने दिया वो स्टोर्ड है, उसको मैं डिलीट करना चाहता हूं या उसको मॉनिटर करना चाहता हूं, तो यहां पर मुझे माइन्यूट एक्सेस होना चाहिए मेरे डेटा का, कहां कहां पर मेरा डेटा चल रहा है। हाँ, और रिवोकेबल कंसेंट कि हाँ भाई मैं मेरी कंसेंट विड्रॉ कर सकूं। ये तीनों चीजों पर आपको करना होगा एज पर दिस एक्ट्स प्रोविजन। क्या हमारा लेगेसी सिस्टम इसमें मतलब प्रॉपरली कैपेबल है? तो आंसर इज नो। फिर आ जाता है एक्ट। एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारा पर्सनल डेटा होता है, मान लो आपका नाम, हमारी डेट ऑफ बर्थ, 10th की मार्कशीट की डिटेल, कुछ भी मानो,
उन डिटेल्स को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रोका जा सकता है किसी दूसरे कंट्री में जाने से। अब आपको पता है कि हमारे यहां पर जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हम यूज करते हैं वो ज्यादातर मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जिनका हेडक्वार्टर कहीं है, जिनका सुपर कंप्यूटर कहीं और पड़ा है, जहां पर जिनकी पूरी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर किसी तीसरे कंट्री में है। अब वो सर्विसेज हम यूज कर रहे हैं इंडिया में, तो आप सोचो वो डेटा स्टोर करने के लिए आपका डेटा बाहर लेके जाएंगे कि नहीं। बट वहीं पर इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको ये पावर दी जा रही है, इस एक्ट के आधार पर दी हुई है ऑलरेडी, कि भाई अगर किसी दुश्मन देश के यहां पर अगर डेटा स्टोर किया जा रहा है तो वो उस चीज को बैन किया जा सकता है, रोका जा सकता है। तो ऐसे में यहां पर राइटर्स बोलना चाह रहे हैं कि जो बहुत बड़े स्केल पे ऑपरेट होने वाली कंपनीज हैं उनको ग्रेजुअल ट्रांजिशन का मौका दिया जाए कि भाई आप अपना डेटा स्टोरेज फैसिलिटी जो जिन कंट्रीज में आपने लगा रखी है, बना रखी है, वो अगर हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ में जाते हुए दिख रहे हैं, हमारे डेटा को गलत तरीके से यूज करने का डर है, वहां डेटा ब्रीच हो सकता है, तो हम कह सकते हैं कि भाई आप धीरे धीरे अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो स्विच करो, या तो इंडिया में लेकर के आओ या फिर दूसरे कंट्रीज में स्विच करो। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरे अधिकार है। बट एकदम से अगर आप इस पे अप्लाई कर दोगे कि करना ही पड़ेगा, तो फिर इश्यू आ जाएगा। फिर आता है एनोनिमाइज डेटा का यूज। आपको ध्यान होना चाहिए कि जो हमारा डेटा होता है उसको फिर आप एक इंडिविजुअल का आइडेंटिफिकेशन में बड़ा हेल्प कर देता है वो डेटा, ठीक है, कि कौन है, कहां रहता है, क्या करता है, सारी चीजें। तो उसको एनोनिमाइज करके आप डेटा को स्टोर करते हैं, मतलब कि एक इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाए। तो इसका मोर और लेस स्कोप जो है वो आप देखोगे कि ये डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ है ना, इसके तहत आपको प्रॉपर्ली नहीं दिखाई पड़ेगा। और आज का जमाना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, एआई पे तो लोग, आप सोचो कि आप एक बार इमेजिन करो कि आपने अपना पर्सनल डेटा इसलिए शेयर करने से मना कर दिया, या आपने कंसेंट जो थी वो विड्रॉ इसलिए कर ली कि मेरी आइडेंटिटी कोई गलत जगह, मेरा डेटा या मेरे डॉक्यूमेंट्स कोई गलत जगह यूज ना हो जाए। अब आप सोचो कि आपका डेटा शेयर्ड है, आपका डेटा शेयर्ड है और उसको एनोनिमाइज कर दिया। एनोनिमाइज का मतलब एक तरीके से हाइड कर दिया। अब उस केस में क्या हो सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में उस एनोनिमाइज डेटा का यूज करते हुए किसी एक इंडिविजुअल को फिगर आउट कर दिया जाए कि हाँ ये तो इंडिविजुअल ऐसा है, तो वो प्रोफाइल नहीं बना करके यूज हो सकती है कि नहीं। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसको बोलते हैं स्यूडोनिमाइज्ड या फिर एनोनिमाइज्ड डेटा। तो ऐसे में कहां पर आप जो एआई का जो मैकेनिज्म है उसको प्रॉपर्ली रेगुलेट कर रहे हैं और कहां पर आप एक इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं। तो ये जो लूप होल्स है ना, इन पर बड़ा क्लैरिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। एनोनिमाइज डेटा में नो डाउट एक इंडिविजुअल को डायरेक्टली आइडेंटिफाई करना ठीक नहीं हो सकता, डायरेक्टली पता करना कि ये किससे संबंधित ये डेटा है हमारे पास में। बट उसी एनोनिमाइज डेटा से अगर कोई इंडिविजुअल या एआई का यूज करके फेक आईडी बना करके सोशल मीडिया पर कोई अपना नया ही चलन चला रखा है, तो प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी क्या फिर एनोनिमाइज्ड? अब आप सोचो कि किसी ने गलत मैसेज या र्यूमर्स फैलाने शुरू कर दिए इंडिया के अंदर, और वो र्यूमर्स की वजह से बहुत ज्यादा पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट हो गया, तो अब आप देखो रिवर्स इंजीनियरिंग लगेगी नहीं, जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनिंग जो एजेंसीज हैं, तो वो किसको पकड़ेंगी? वो जाकर के पकड़ेगी उस इंडिविजुअल को जिसका डेटा एनोनिमाइज किया गया था। तो प्रॉब्लम होगी कि नहीं? तो ये चीजें बड़ी क्लियरली होना जरूरी है। फिर आती है बात डेटा ब्रीच से संबंधित कि भाई अगर किसी का डेटा चोरी हो गया तो उस टाइम पर क्या एक्शन लिया जाएगा, वो उससे संबंधित कोई स्पेसिफाइड प्रोविजन एक्ट में नहीं है, तो उनको रूल्स में क्लियर करना जरूरी है। कैसे? एक तो हो गया कि आपको सस्पेक्ट हो रहा है, आपको डाउट हो रहा है क्या डेटा चोरी हुआ होगा, तो या फिर इस पर्टिकुलर एंटिटी का डेटा चोरी होने का डर है, या इस तरीके का हमने इवेंट देखा है। ये चीजें कौन क्लियर करता है, ये बात कौन डिस्क्राइब करता है या डिक्लेयर करता है? इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, सर्टेन वो। तो एक तो हो गया ये कि आपको डाउट है, उसके आधार पर आप इंडिविजुअल को बोल रहे हैं या कुछ लोगों को बोल रहे हैं कि इस बैंक का डेटा चोरी हो गया या आधार का डेटा चोरी हो रहा है, भाई कहीं ना कहीं ब्रीच हो गई उसकी। क्या उस टाइम पर इमरजेंसी प्रोविजन काम लेने की जरूरत है? एक इंडिविजुअल को अपना डेटा डिलीट करना है, इंडिविजुअल को बिल्कुल पैनिक हो जाने की जरूरत है, या फिर एक कंफर्मेशन का वेट किया जाए? भाई सीधी बात है कि हाँ जी वाकई में, एक तो होता है र्यूमर्स भी होते हैं, कई बार क्या होता है कि मान लो सर्टिन अपनी तरफ से एफर्ट डाल रही है, इनका साइबर सिक्योरिटी इंश्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट गड़बड़ हो गई और उन्होंने बोल दिया कि भाई इस पर्टिकुलर बैंक का डेटा चोरी हो गया, तो आप सोचो एकदम से कितना ज्यादा पैनिक वाली सिचुएशन हो जाएगी। तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या हमें कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए? यह क्लैरिटी गवर्नमेंट की तरफ से दे देनी जरूरी है। क्लियर गाइडेंस होनी चाहिए कि भाई ब्रीच का मतलब क्या बोला जाएगा, किसको डेटा ब्रीच बोला जाएगा। प्रॉपर्ली एक इंडिविजुअल जो डेटा प्रिंसिपल है, जिसका डेटा वहां पर ब्रीच होने का डर है, तो उसको क्या एक्शन लेना है, क्या नहीं लेना, उससे संबंधित प्रॉपर गाइडलाइंस होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे क्या एक रिस्पॉन्स होना चाहिए,
वो सारी चीजें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम कर देंगी। तो यहां पर भी डेटा ब्रीच को भी प्रॉपर्ली डिफाइन करना जरूरी है। फिर आ जाता है डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड की बात। देखो जी, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड का प्रोविजन ऐसा कुछ है कि कहीं पर अगर डिस्प्यूट आ रहा है कि आपने बोला मेरा डेटा विड्रॉ करो भाई, डेटा डिलीट करो, पर एंटिटी जो भी ई कॉमर्स कंपनी है वो नहीं कर रही है, तो ऐसे में आपका हो गया मामला उलझने वाला, डिस्प्यूट हो गया। अब ऐसे में आप केस कर दोगे डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड में जाकर के। अब क्या होता है कि कुछ सिटीजन्स ऐसे होते हैं जो प्रोएक्टिवली किसी किन्हीं कंपनियों को लपेटने में लगे जाते हैं कि हाँ जी इनको तो मुझे सबक ही सिखाना है, तो वो फिर लग जाते हैं अपनी तरफ से एफर्ट डालने में कि भाई हमें तो कैसे भी करके केस करना है। तो वो केस अगर बढ़ते चले गए और फिर उसका मामला फिर पूरा का पूरा कोर्ट तक पहुंच गया, तो कोर्ट तो ऑलरेडी कितना बर्डन झेल रहे हैं। तो ऐसे में एक तो जरूरत क्या है कि साइड में ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट कर दिया जाए, ठीक है, फास्ट ट्रैक डिजिटल ट्रिब्यूनल्स। और दूसरा कि जो भी इंडिविजुअल इस तरीके की जो प्रोटेक्शन प्रोविजन दिए हुए हैं डेटा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में, उनका कोई मिसयूज करे तो उनको पेनलाइज करना भी जरूरी है। अदरवाइज फिर बाद में लोग जो हैं वो गेट खड़खड़ाने में लगे जाएंगे और इसकी वजह से मशीनरी पूरी कोलैप्स होने का डर रहेगा। तो जो लिटिगेशन का मामला उसको कैसे रोका जाए, केस दर्ज होने के मामले को कैसे रोका जाए कि भाई जो सीरियस है वो ही केस दर्ज करने के लिए आगे आए, नॉन सीरियस के खिलाफ में पेनल्टी एक तरीके से लगाई जाए। इसके लिए हमें सिंगापुर का डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है ना, उस पर रिलाई करना चाहिए। वहां पर फेज्ड इंप्लीमेंटेशन और धीरे धीरे चीजों पर इंप्लीमेंट किया गया। सेक्टर स्पेसिफिक रूल्स बनाए गए अलग अलग सेक्टर के हिसाब से। ऑर्गेनाइजेशनल अकाउंटेबिलिटी रखी गई, जिस भी इंस्टीट्यूशन का वहां पर रोल था उसको वहां पर रखा गया कि भाई आपकी तरफ से गड़बड़ हुई तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। और इसको ग्रेजुअल फिर इंप्लीमेंट किया गया, क्योंकि टेक्नोलॉजी बड़ी फास्ट चेंज होती है। तो ऐसे में हमें सिंगापुर से लर्न करते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। डीपीडीपी एक्ट है, ये हमारे डिजिटल राइट्स को तो प्रोटेक्ट करती है, पर उन राइट्स के साथ में हमें इकोनॉमी वाइज भी आगे बढ़ना है। हमें चीजों को भी कहते हैं ना कि इंप्लीमेंटेबल बनाना है, तो लॉ का इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, यूजर सेंट्रिक डिजाइन हमारे रूल्स की होनी चाहिए, एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होना चाहिए। इसका मतलब बिजनेस हो, यूजर हो, रेगुलेटर हो, इनके बीच में प्रॉपर एक डायलॉग के बेसिस पर आप रूल रेगुलेशन बनाइए, बातचीत करिए किसका क्या कंसर्न हो सकता है, और समय के साथ में उसमें अपडेट होना जरूरी है। तब जाकर के प्रिवेसी और ट्रस्ट दोनों मेंटेन हो पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हमारे 3 आर्टिकल्स थे, तीनों यहीं खत्म होते हैं। थैंक यू वेरी मच।